अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। एक बार फिर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल कशीदा नज़र आ रही है। अमेरिका ने जंगी एयरक्राफ्ट वेपन इसराइल भेजना शुरू कर दिया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, अगर ईरान ने मुआहदा ना किया तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। और इसी सिलसिले में हमने देखा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान का दौरा भी किया। अनअनाउंस्ड ये दौरा था, जहाँ ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ से 90 मिनट से ज़्यादा जो है वो मुलाकात रही। साथ ही ईरानी सदर से भी अहम बातचीत हुई है और अमेरिका की जानिब से जो है वो निकात भी दिए गए हैं। इससे पहले ईरान ने जो पॉइंट्स दिए थे अमेरिका को, वो अमेरिका ने मुस्तरद कर दिए थे, लेकिन अब पर्शियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि अमेरिका की जानिब से जो निकात सामने आए हैं वो ये हैं कि 400 किलोग्राम जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसे अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। यानी इससे पहले ये बातचीत हो रही थी कि एनरिचमेंट जो है वो किसी दूसरे ममालिक जो है मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन अब अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया है कि इस एनरिचमेंट को अमेरिका के हवाले किया जाए। साथ ही ईरान ने ये मुतालबा किया था कि उन्हें हट जाना चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा कि अमेरिका और इजराइल की जानिब से बमबारी की गई उनके ब्रिजेस पे, बिल्डिंग्स पे, स्कूल पे, और इसके हट जाने का मुतालबा किया था ईरान ने, जिसे अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया है। और साथ ही जो असासे हैं ईरान के वो फ्रीज हैं, और उस हवाले से हमने देखा कि अमेरिका का ये कहना है कि 25% से कम असासे जो हैं वो जुज़वी तौर पे रिलीज़ किए जा सकते हैं। ये निकात जो है अमेरिका की जानिब से दिए गए थे, जो पर्शियन मीडिया जो है इसे क्लेम कर रहा है। और अब एक नई खबर सामने आई है, वो ये है कि अमेरिका के जो पॉइंट्स हैं वो भी सामने आ गए हैं। ईरान ने भी 14 निकात जो हैं एक बार फिर अमेरिका को दिए हैं। इससे पहले जो निकात दिए गए थे पाकिस्तान के थ्रू, वो अमेरिका ने मुस्तरद कर दिए थे। साथ ही हमने ये भी देखा कि इराक़ की सरजमीन से सऊदीया पे ड्रोन हमले किए गए और फौरी उन ड्रोन को जो है इंटरसेप्ट किया गया। साथ ही मुत्तहदा अरब अमारात का जो अहम पावर प्लांट है, जहां से दीगर प्रोविंस में बिजली प्रोवाइड की जाती है, उसे भी निशाना बनाया गया है। सऊदी के हवाले से ये बात की जा रही है कि इराक़ की सरजमीन से ये ड्रोन हमले किए गए थे। और इससे पहले भी हमने देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और जदीद इंटरनेशनल जो आउटलेट्स हैं, उन्होंने भी इस बात की खबर दी थी कि मोसाद के खुफिया अड्डे जो हैं वो इराक़ में मौजूद, और इस वक्त जो इराक़ी हुकूमत है वो अमेरिका के मातहत ही काम कर रही है। और साथ ही ये बात भी वाज़ेह हो गई थी कि माजी में जो हमने देखा कि बहरीन और कतर पे जो हमले किए गए थे वो इराक़ी सरजमीन से किए गए थे, और जिसका इंदिया ये दिया जा रहा था कि ईरान ही हमले करा रहा है। लेकिन अब ये बात वाज़ेह हो रही है कि इराक़ की सरजमीन से जो हमले किए जा रहे हैं वो मोसाद कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे इराक़ के जो अड्डे हैं मोसाद के खुफिया अड्डे वो मौजूद हैं। पहले तो ये बात हो रही थी कि शायद कोई एक एयरबेस है, लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि 2 एयरबेस जो हैं मोसाद की इराक़ में मौजूद हैं। इन तमाम तर सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा साहब, एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स, और इनके हमरा हैं एहसन अहमद खान साहब, दिफाई तज्ज़िया कार हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है। एयर वाइस मार्शल रिटायर एजाज मलिक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, दिफाई तज्ज़िया कार हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, एक बार फिर हमने देखा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं वो ईरान गए। अनअनाउंस्ड ये दौरा था जिसमें एक तवील मुलाकात रही है ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ से और ईरानी सदर से, और कुछ जो निकात हैं उस हवाले से भी डिस्कस किया गया है। पहले तो अमेरिका ये मुतालबा कर रहा था कि इस इनरिचमेंट को किसी भी ममालिक में दिया जा सकता है, चाहे वो रूस हो या दीगर जो मुल्क हैं वहाँ इसे जो है रखवाया जा सकता है। लेकिन अब अमेरिका ने दो टोक ये कह दिया है कि इस इनरिचमेंट को आपको अमेरिका के हवाले ही करना होगा। जी, ये रोज इनकी कोई नई शर्त आ जाती है जिसके लिए जाहिर है ईरान का मानना बहुत मुश्किल है। जहां वो कोई यानी अपनी तरफ से कुछ पेशो रफ्त करने की कोशिश करता है ईरान, जो पिछली शरायतें हैं उनको पार्शली मानने को तैयार होता है, तो ये अमेरिका जो है अपनी तरफ से एक ऐसी शर्त लगा देते हैं कि जिससे बातचीत में जो है और रखना पड़ जाता है, और जो पीसफुल रेजोल्यूशन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और लोगों का तज्जिया निगार जो है उनका ख्याल यही है कि इन तमाम चीज़ों के पीछे जो है वो इजराइल है, जो ये नहीं चाह रहा कि किसी किस्म का मुआहदा हो। और जो बीच में हमले भी अब हो रहे हैं कि जी एकदम से कहीं से सऊदी अरब पे हमला हो जाता है, कभी यूएई पे भी हमला हो जाता है, वो अब खबरें ये आ रही हैं कि वो ईरान नहीं करा रहा बल्कि ये जो इजराइल के जासूस बैठे हुए हैं, कोई इराक में बैठा हुआ है, दूसरी जगहों पे बैठा हुआ है, ये लोग बैठ के जो है अब हमले करा रहे हैं। तो बहुत ही पेचीदा किस्म की सिचुएशन है। जो एक चीज अच्छी नजर आ रही है कि कम से कम जो है बातचीत जो है वो
चले जा रही है, कुछ तबादले हो रहे हैं ख्यालात के पाकिस्तान के थ्रू। फिर दूसरी चीज जो है कि डोमेस्टिक प्रेशर जो है बहुत ज्यादा है ट्रम्प पे, चूंकि जो उनके मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं वो अब जी सिर्फ 6 महीने रह गए हैं। पेट्रोल की कीमतें जो है वो बहुत बढ़ गई हैं, $4 से ऊपर चली गई हैं। ट्रम्प की जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो बेतहाशा गिर गई हैं। तो एक दुनिया तो नहीं रोक सकती अमेरिका को, कोई भी नहीं, ना यूरोपियन यूनियन ना चाइना, मगर जो उसकी डोमेस्टिक लॉबीज हैं उनका प्रेशर ये है जो ट्रम्प को अभी तक रोके हुए है। और उनको भी ये एहसास है कि इस सही। वक्त दोबारा जंग करने का जो है कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आपको थोड़ी बहुत जो है पेशरफ नजर आ रही है कि जी अभी तक बातचीत चल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो खबरें आ रही हैं कि जंगी एयरक्राफ्ट वेपन जो है वो इज़राइल भेजना शुरू कर दिया है, और एक बार फिर हम देखेंगे कि अमेरिका जो है वो ईरान पे हमला कर सकता है, तो ये महज एक अफवाह है? और साथ ही ये भी खबर आई थी कि पेंटागन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग भी करेंगे कि अगर कार्रवाई होती है तो फिर अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या होगी? नहीं, वो तो एक चीज यानी दिखाने के लिए भी है ना कि जी आप प्रेशर डालें ईरान पे कि देखें जी हम तो तैयार हैं यहाँ पे हमला करने के लिए, हम तो जहाज भेज रहे हैं। जहाज भेजना कौन सी बड़ी बात है, कौन सा इतना बड़ा खतरा हो जाएगा एक सुपर पावर का। मगर ये सारी जो है प्रेशर बिल्ड करने की टैक्टिक्स है। मगर ईरान को भी पता है कि इंटरनल जो प्रेशर है अमेरिकन गवर्नमेंट पे, वो इसको फॉरेन इस चीज की सही। इजाजत नहीं देगा कि जी एक बड़ी जंग जो है वो दोबारा शुरू कर दी जाए, क्योंकि पता है कि वो जंग भी जो है स्टेलमेट में खत्म होगी और फिर जो है मिड टर्म इलेक्शन और करीब हो जाएंगे। तो इनके लिए तो अब बेहतरी यही है कि जी अगले 2-4 हफ्ते में ये नेगोशिएशंस करके किसी तरह से खत्म करें। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे साहब, क्या कहेंगे आप? 40 रोज़ा ये जंग थी और जिस पे हमने देखा कि ईरान की जानिब से भी रिटेलिएट किया गया, लेकिन कुछ ऐसे हमले हुए जिसकी ईरान ने तरदीद भी की, बहरीन की, कतर की, और अब ये बताया जा रहा है कि इराक में जो एक खुफिया हवाई अड्डा था जहां मोसाद की मौजूदगी की खबरें भी आ रही हैं, वहां से कई बार जो है वो हमले किए गए, और अब ये भी बताया जा रहा है कि सऊदीया पे जो हमला हुआ था वो भी इराक की सरजमीन से किया गया था। जी खतीजा, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि इस वक्त सर्कमस्टांसेस क्या चल रहे हैं जिसमें ये जो सिनेरियो है वो अनफोल्ड हो रहा सही। है। सीज फायर है लेकिन फ्रेजाइल है, बीच में इरिटेंट्स दोनों साइडों से चल रहे हैं। रिटोरिक जो कि नैरेटिव्स में है वो बिल्कुल एनिमोसिटी वाला है, उसमें एब्सोल्यूट जो ट्रस्ट है उसकी कमी है। अगर आप देखें तो इस वक्त ब्रेंट जो है वो $111 के ऊपर है, और अमेरिका में जो जंग शुरू होने से पहले तेल 1 गैलन $2.8 का था, वो एवरेज $4.5 पे चल रहा है। एवरेज है, हाईएस्ट कैलिफोर्निया में है, वो $5.8 पे है। डॉक्टर न्याज ने डोनाल्ड सही। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग का जिक्र किया। 483 दिन हो गए हैं उनको अपनी सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट के तौर पे, और जिस दिन उन्होंने हल्फ लिया था उस दिन उनकी अप्रूवल रेटिंग 47% थी, जिसमें 21% की कमी आई है, जो इस सही। वक्त 34 से 37% पे उनकी अप्रूवल रेटिंग चल रही है। 64% अमेरिका की जो आबादी है वो उनकी हैंडलिंग ऑफ अफेयर से नाला है, नाखुश है। डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द जो उनको एडवाइस करने वाले हैं ज्यादातर जी। वो हॉकिश हैं, रिपब्लिकन्स के अंदर मौजूद हैं। शायद जेडी वांस और मार्को रूबियो थोड़े बहुत, वो कुछ ऐसे हैं जो कि जंग से रोकना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो उनके गिर्द मौजूद हैं वो एक हॉकिश ओपिनियन रखते हैं। ईरान में भी जो जो इस वक्त की करंट रजीम है उसमें गुस्सा भी है, और उनका भी एक थोड़ा सा हॉकिश स्टांस है। जी। दोनों साइडों की मैक्सिमलिस्ट अप्रोच है कि वो ज्यादा से ज्यादा अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों साइडों का नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। वो सीज फायर के बाद किसी हतमी नतीजे में पहुंचने से पहले कुछ ना कुछ गेन करना चाहते हैं, और इसी के चक्कर में दोनों साइडें अपने अपने गोल पोस्ट को हर जो एक एपिसोड, चाहे वो निगोशिएशन की हो तो ऐसे या सब वो आप ये चाह रहे हैं एक्सचेंज कि ऑफ दोनों प्रपोजल्स साइड्स कुछ ना कुछ लेकर जाए, फेस सेविंग चाहिए? जी फेस सेविंग चाहते हैं। अब जो 5-6 मुद्दे ऐसे हैं जिसके ऊपर बात सारी फंसी हुई है, कुछ आपने खुद जिक्र कर दिया। एक के ऊपर तो अमेरिका ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन शो की है। एक रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा हूँ कि जी ईरान लिमिटेड क्वांटिटी का
न्यूक्लियर फैसिलिटीज मेंटेन कर सकती है पीसफुल एक्टिविटीज के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह आपने भी बताया कि जी जितना भी इनरिच्ड 60% तक का जिनके पास यूरेनियम है अब जी। वो अमेरिका लेगा। ईरान के लिए इस तरह की एक चीज को एक्सेप्ट करना एक रिजीम के लिए पॉलिटिकल डिफीट होगी, जो शायद आराम से इस बात पे मानने पे तैयार नहीं होंगे। दूसरी चीज आ जाती है कि जो मॉरेटोरियम JCPOA के बाद ईरान ने अज्यूम किया था वो कितने सालों के लिए रहेगा। कुछ कह रहे हैं 15 साल, ट्रंप साहब की रिक्वायरमेंट है 20 साल। सही। उस पे ईरान कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करेगा वो एक और नुकता है। फिर आ जाता है हुर्मुज के कंट्रोल का। एक नई अथॉरिटी ईरान में बना दी गई है जो कि हुर्मुज को कंट्रोल करेगी, जो किसी भी तरीके से ज्यादातर मुल्क जो कि हुर्मुज या इस तरह की स्ट्रेट्स के ऊपर जो डिपेंडेंट है अपनी ट्रेड के लिए, सही। उनके लिए शायद इसको एग्री करना मुमकिन ना होगा। और आखिरी जो एक चीज, दो चीजें वो होंगी कि एक तो जो यूएस ने एग्री किया है 1/4 उनके एसेट्स की रिलीज का। एसेट्स। देखिए बहुत ज्यादा मिस्ट्रस्ट है दोनों के अंदर। 79 से लेके अब तक पहली दफा इन्होंने बातचीत शुरू की है, लेकिन जब ये इंडिया में फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे ईरान के, तो वहां पे भी उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि वो जो गैर यकीनी है और जो एब्सेंस है ट्रस्ट की वो बहुत सही। लंबी और बहुत तवील है और इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। एंड फाइनली ये जो ईरान की रिक्वायरमेंट है कि जी जंग बंदी जब होगी तो वो तमाम जगहों पर होगी। इंक्लूडिंग देखिए लेबनान। बहुत सारी जगह हैं जहां पे ऐसी प्रॉक्सीज मौजूद हैं जिनके ऊपर लेबल है कि ईरान उनका सपोर्टर है, चाहे वो हमास है, हिजबुल्लाह है, सीरिया में चंद ग्रुप हैं, इराक में भी चंद ग्रुप हैं। अब आपने जैसे कहा कि जी ये, और जिसपे कोई शक नहीं है, क्योंकि इसराइल चाहता है कि किसी तरह अरब ममालिक इस जंग में एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाए और वो बिल्कुल। उसको ऐसे भी शो किया जाए कि इराक में जो ईरानी प्रॉक्सीज हैं वो वहां से अटैक्स लॉन्च कर रहे हैं सऊदी अरब और यूएई के ऊपर, ताकि रिटेलिएशन में सऊदी अरब और सही। यूएई जिनके अपने हालात थोड़े से आपस में मुश्किल हुए हुए हैं वो किसी तरह इस जंग में शामिल हो जाए। अ, ये जो टिकिंग क्लॉक वाली बात है, क्योंकि इतना प्रेशर जो इस वक्त ट्रंप साहब के ऊपर बन चुका है अपनी मकबूलियत खोने के चक्कर में, और आप अगर उनकी कांग्रेशनल हियरिंग्स जो होके इस वक्त हो रही हैं, पीट हेगसेट की भी हुई है, उसमें काफी खिंचाई की गई है कि आपने इतना खर्चा कर दिया कि आपने अचीव क्या किया है इतने दिनों की जंग में। ठीक है। सो प्रेशर है कि इस जंग को जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक है। खत्म किया जाए दोनों साइडों के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं आप कि जंग दोबारा शुरू हो सकती है? वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप के कई बयानात जो हैं वो हमने देखे हैं। पहले तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ईरान की तहज़ीब को जो है वो तबाह कर दूंगा, और उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनसे अपील की एक्स पे, और उन्होंने जो है वो सीज़ फायर को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, अगर ईरान ने मुआहदा ना किया तो नताइज संगीन होंगे। यूरेनियम के मामले पे ईरान अड़ चुका है कि हम इसे कहीं और मुंतकिल नहीं करेंगे, और साथ ही ईरान ने यह भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे हमारी अथॉरिटी है, इसे तमाम ममालिक और पूरी दुनिया ओन करे। जी यही सिलसिला है कि मुझे तो खैर इस चीज का इम्कान कम लगता है कि जंग जो है दोबारा शुरू करेगा अमेरिका, क्योंकि 2 महीने की जंग तो उसने करके देख ली ना, कुछ नहीं हुआ। अब मजीद अगर वो 2-3 महीने की जंग करते हैं तो वो जो उनके मिड टर्म इलेक्शन है उससे बहुत ज्यादा करीब होगा, और उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि जी आपके भी जो है नतीजा कोई अमेरिका के फेवर में निकलेगा। तो मेरा ख्याल है बेहतर तो यही होगा अमेरिका के लिए कि कोई बीच का रास्ता निकाले, और इसमें मेरा ख्याल है चीन जैसे मुल्क, रशिया जैसे मुल्क, यूरोपियन यूनियन को भी अब जो है प्रेशर डालना शुरू करना चाहिए अमेरिका पे कि ये जंग जो है पूरी दुनिया अच्छा में डॉक्टर साहब, इसकी माजरत मैं आपकी बात काट रही हूँ। रूसी सदर भी चीन का दौरा करने वाले हैं, और जिसके बाद हम देखेंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ भी चीन का दौरा करेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, तो यही सिलसिला है कि इन तमाम दौरों में खैर और भी चीजें डिस्कस होती हैं, मगर जो बहुत बड़ा एक मसला है वो ईरान का भी है, वो भी डिस्कस होता है। तो अगर रशिया और चीन जो है वो मिलके एक जॉइंट पोजीशन बना लें, फिर यूरोपियन यूनियन को भी ऐसा ऐसा उस पर तैयार कर लें, और अब प्रेशर डालना चाहिए अमेरिका पे, ताकि जो है उसको भी एहसास हो कि ना सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि ग्लोबली भी जो है ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल आइसोलेट हो गई है, पूरी दुनिया इस जंग के खिलाफ है,
तभी जाके जो है इनमें कुछ अकल आएगी और ये जो है कायदे की जो एक प्रिंसिपल्ड सोल्यूशन है इस जंग का कि जी किसी और मुल्क में चला जाए ये बिल्कुल ठीक यूरेनियम। है डॉक्टर साहब, ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तजिया कार है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मेरी आवाज आ रही है आपको? ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? ठीक है ठीक है। ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कि एक बार फिर हमने देखा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो है वो ईरान का दौरा किया और ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ से तवील गुफ्तगू हुई, ईरानी सदर से भी मुलाकात हुई और साथ ही जो अमेरिका की जानिब से पॉइंट्स दिए गए थे वो भी डिस्कस हुए। अमेरिका ने ये भी कह दिया है कि जो यूरेनियम है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और साथ ही ये भी कहा है कि इनरिचमेंट के हवाले से इसे किसी और मुल्क मुंतकिल नहीं किया जाएगा, अमेरिका के हवाले ही करना होगा। आप देख रहे हैं कि अमेरिका का स्टांस क्या है। 2 प्रपोजल तो जमा करा चुका है ईरान जी और दोनों प्रपोजल जो है वो अमेरिकन से रिजेक्ट कर दिए और उनका एम्फेसिस स्टेट ऑफ हार्मस को खोलने पे नहीं है। उनका एम्फेसिस इस चीज पे है कि जी आप जो 100 यूरेनियम है उसको ये तल्फ करें या हमारे हवाले करें। ईरान ने अपना स्टांस शो किया है। इसी दरमियान में ट्रंप का चाइना का भी विजिट हो गया और वहां पर भी जो बातचीत हुई है उसमें जो उनकी तरफ से व्हाइट हाउस की तरफ से जो एक बयान आया था जी ईरान के मुताल्लिक डिस्कशन हुई थी और हम और ईरान जो है वो चाइना जो है सॉरी वो मिलिटराइजेशन जो स्टेट ऑफ हार्मस है उसको सपोर्ट नहीं करते। तो मिलिटराइजेशन का अगर आप नाम लेंगे तो मिलिटराइजेशन तो अमेरिका ने की हुई है, ईरान ने भी की हुई है। तो असूल तो ये होना चाहिए कि अमेरिका अपना ब्लॉकेट उठाए तो ईरान अपना ब्लॉकेट उठा लेगा, लेकिन उसकी तरफ बातचीत नहीं हो रही है। अमेरिका को भी समझ है वो क्या कर रहा है, ये नहीं कि वो नासमझी में कर रहा है। अमेरिका अपने जो पॉलिसी है उनकी जो अपनी स्टांस है उसके हिसाब से वो जो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टांस है या जो अमेरिका और इसराइल का कॉमन स्टांस है जो बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी पे ज़ियोनिज़्म पे बिलीव करता है, जो किसी न किसी तरह ईरान को डैमेज करना चाहता है। ये कहना कि अमेरिका को समझ नहीं है वो क्या कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल समझ है कि वो क्या कर रहा है। उसने शुरू में कह दिया था कि दे आर अगेंस्ट ईरान। इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान को क्या कहा था कि जी वो एक्सेस ऑफ ईवल। सो असल में दे वांट टू प्रेशराइज ईरान और उसको सब्जुगेट करना चाहते हैं ऑन देयर ओन टर्म। अभी ईरानियंस आर नॉट गोइंग टू सब्जुगेटेड बाय दीज थ्रेट्स एंड बाय दीज वार्निंग जो डोनाल्ड ट्रंप या शैतान या उनको दे रहा है। तो बात यह है कि जब तक दोनों तरफ से एक्सेप्टेबिलिटी ना हो, वो एक्सेप्टेबिलिटी उस सूरत में आ सकती है। और अगर आप कहें कोई के चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन को फिजिकल रोल प्ले करेंगे तो आई एम सॉरी दे विल नॉट डू दैट। उन्होंने जो कुछ कहना था चाइना ने अपनी स्टेटमेंट में कह दिया। अभी पुतिन जा रहा है और कल रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आपकी नजर से गुजरी होगी। उसने कहा कि जी ईरान, अमेरिका और ईरान को अपनी गलतियों से समझना चाहिए। तो ये जो बड़ी ताकतें जो अदर देन अमेरिका या ईरान, वो अपने आप को स्टेटमेंट्स में, अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट्स में जो ब्रॉड पैरामीटर होता है ना, जिसको आप कहते हैं ब्रॉड लाहे अमल, वो अपने आप को उस तक महफूज रखती है। वो उसकी प्रैक्टिकल जो तो ब्रिगेडियर साहब क्या समझते हैं आप, जो पॉइंट इस वक्त सामने आए हैं, पर्शियन मीडिया जो है वो उसको डिस्कस कर रहा है कि 25% से कम जो असासे हैं उन्हें जुज़वी तौर पे रिलीज़ किया जा सकता है ईरान के। तो ईरान इस चीज़ पे एग्री होगा? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि ईरान ने कहा है जो हमारे असासे जो फ्रीज़ हैं उसे फौरी तौर पे तमाम असासों को जो है वो अनफ्रीज़ किया जाए, ये ईरान का मुतालबा था। हो सकता है अगर आप उसको एक टाइमलाइन दे दें कि 25% अभी कर देते हैं, 25% 2 महीने बाद कर देंगे, 25% 3 महीने बाद कर देंगे, कोई लाहे अमल आए ना, वो तो सिर्फ स्टेटमेंट से तो नहीं होगा। ये याद रखिएगा कि अमेरिकन को पूरी तरीके से पता है उनकी वॉर कैबिनेट को आगे वो क्या कर रहे हैं। अब वो किसी का प्रेशर लेने के लिए क्या, जो हम इतनी बातें करते हैं यहाँ पे, हम कहते हैं कि अमेरिका में इलेक्शन आ रहे हैं जी, ट्रंप का इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उसकी पॉपुलैरिटी अपने मुल्क में घट रही है जी, उसका क्या उसने वो प्रेशर, क्या वो उसको उस प्रेशर को वार्ड ऑफ किया उसने? वो तो उन तमाम प्रेशर में, उन तमाम लिमिटेशन में वो अपने स्टांस पे कायम है। ना उसको ये परवाह है कि वो अपने मुल्क में क्या हो रहा है, ना उसको ये परवाह है कि आने वाले इलेक्शन में क्या होगा।
और बल्कि यही नहीं, आप जरा प्रैक्टिकली देखें कि कांग्रेस में पिछले हफ्ते एक मोशन मूव हुई थी कि जी ईरान जंग को खत्म किया जाए, उसकी फेवर में जो है वो सही 49 वोट आए और उसके अगेंस्ट जो है वो 50 वोट आए, एक वोट से फिर वो जीत गए। तो जो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जो एपैक, जो यहूदियों की दहशतगर्द तंजीम है मल्टी बिलियनर की, जो फंड करती है अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को, उनके खर्चे उठाती है, उनके नखरे उठाती है, वो जब तक मौजूद है, जब तक ईरान से जंग बंद नहीं हो सकती। और ये ट्रम्प इसी पॉलिसी को लेके आगे चल रहा है। ना उसने रशिया का प्रेशर लेना है, ना उसने चाइना का प्रेशर लेना है, ना उसने अपनी पब्लिक का प्रेशर लेना है। उसको जो पीट हेग्सेट जैसे दहशतगर्द बैठे हुए कैबिनेट में, जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, दे ऑल हैव बीन एंटी ईरान। आपको पता है वो मुसलमानों को किसी न किसी तरह डैमेज करने के चक्कर में रहते हैं, नुकसान पहुंचाने के चक्कर में। गजा में जो कुछ हुआ, जो बाइडेन के जमाने में, वो आपके सामने नहीं है। तो वो सही बुढ़े के जमाने में जिसका दिमाग भी खराब था, जो चलता दफ्तर के लिए जाता था कहीं और, उसके जमाने में 1,70,000 जो है ठीक है वो शहीद हो गए फलस्तीनियन। किसी ने कुछ आवाज उठाई। सो ये चीजें जो है अब दे आर द राइटिंग ऑन द वॉल। और उसके अंदर बिल्कुल जो ठीक कुछ है यूएई बिल्कुल कर ठीक रहा है। है, एहसन साहब, ये बीच बताइएगा में कि वो पाकिस्तान की आपने भी एक बड़ी कामयाब स्ट्रैटेजी जो है वो सामने आ रही है, और पाकिस्तान ये कोशिशें कर रहा है, क्योंकि इस वक्त चाबहार जो है वो एक्टिव नहीं है, और सी पैक गवादर में जो है वो रूस को शामिल कर लिया जाए और गवादर जो है वो एक हब बन जाए। ये स्ट्रैटेजी, ये प्रपोजल जो है वो रूस को दिया गया है, जिसके ऊपर डिस्कशन और बातें भी हो रही हैं। ये अच्छी प्रपोजल है। रूस की देखिए कम तो गवादर। जी एहसन साहब। सॉरी देखिए, ये जो गवादर को का जो कंसेप्शन थी ना, उसका मकसद ही ये था कि जिसको आप जिपर स्टेट का कॉन्सेप्ट कर। आपको मेरी आवाज आ रही? जी एहसन साहब, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी। तो उसका मकसद ही ये था कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को जो एक्सेस दी जा सके ट्रेड के लिए, वो थ्रू अफगानिस्तान, वो एक बहुत बड़ा मकसद था। सिर्फ चाइना नहीं, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की। और सीपेक के अलावा 2 और रूट्स भी हैं जो कि कैरेक 5 और 6 पे है। एक कराची से है और एक गवादर से है, जिसकी एक्सेस जो है वो रशिया तक है। तो कनेक्टिविटी जहां पे भी होगी, वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स अपने तमाम कनेक्टेड रीजन्स को प्रोवाइड करेगी। और इसका अगर ये एक्टिवेट हो जाता है, गवादर का पोटेंशियल मटेरियलाइज होता है, अफगानिस्तान का स्टेबल होना जरूरी है इसके लिए, ताकि वो जो रूट हम चाहते हैं वो मिल सके। तो ये बहुत सारी जो ट्रेड एक्टिविटी है, जी इन एंड आउट, इंपोर्ट की एक्सपोर्ट की थ्रू गवादर, वो खास तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। और रूस जो है वो इस पे गौर कर सकता है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि रूसी सदर जो हैं वो चाइना जाएंगे, फिर कुछ ही दिनों के बाद जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ भी चाइना का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं, कितना अहम होगा ये दौरा पाकिस्तान के लिए? देखिए, जहां पे भी दो सुपर पावर या ग्रेट पावर जब आपस में मिलते हैं, ये जब जब प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिले आपस में, एक जो वो नुक्ता सब उठा रहे हैं कि जी कोई कॉन्क्रीट चीज सामने नहीं आई। कई दफा जब इस तरह की ताकतें आपस में मिलती हैं, तो जो बातचीत हुई होती है उसको सामने नहीं लाया जाता। उसके उसके पर्दे के पीछे बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो चुकी होती हैं। इसी तरह रूस का भी चीन से मिलना, और दोनों बहुत हलीफ है आपस में। चाइना का बहुत सारा तेल भी रूस से आ रहा है। चाइना अब रूस को ये जो जंग चल रही है उसमें भी जब ये आपस में मिलेंगे, तो इस पे कोई ना कोई चीज ऐसा जिसके ऊपर इंटरनेशनली पूरी ग्लोबल इफेक्ट जो होगा, उसमें ऐसी जरूर कोई ना कोई चीज सामने आएगी, और ईरान का जो इश्यू है उसमें डेफिनेटली शामिल होगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये चाबहार के हवाले से हम बात कर रहे थे, और यही क्वेश्चन आपसे भी करेंगे कि गवादर जो है वो हब बन जाएगा, और इसी हवाले से सदर पुतिन से जो है वो बातचीत भी हो सकती है। पाकिस्तान के इस वक्त जो है वो प्रपोजल दिया गया है कि इस जंग के हवाले से हमने देखा है कि चाबहार इतना एक्टिव नहीं है, तो फिर क्यों ना गवादर को ही एक्टिव कर लिया जाए, पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी होगी। जी, चाबहार से तो ये है कि अब इंडिया का भी जो है वो इंटरेस्ट तकरीबन खत्म हो गया है, और उसने जो है वहां से विड्रॉल करना शुरू कर दिया है। तो अब चूंकि ये मिडल ईस्ट पे भी असर पड़ा है और वहां की इकोनॉमीज पे भी असर पड़ा है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे जो है गवादर का आइडिया दिया जा रहा है। तो इसको जाहिर है बिल्कुल परसू तो करना चाहिए। ये बनाई इसीलिए था गवादर के जी एक हब बन जाए, कि ये ट्रांजिट पॉइंट बन जाए। तो अगर आप इसको चाइना से भी अगर लिंक कर लें, यहाँ से आप सेंट्रल एशिया और वहां से रशिया से लिंक कर लें,
तो जाहिर है इसका पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा होगा। मगर इसमें जो एक हर्डल आ रहा है वो तो ये इसका है अफगानिस्तान का, जी। कि वहां की सिचुएशन इतनी खराब है और हमारी बॉर्डर पे टेंशन इतनी ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। फिर हमें जो इंटरनली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि जी आपकी फ्रीवेज वगैरह ऐसी हों कि वो माल जो है गवादर, फिर गवादर को अपग्रेड करने की भी जरूरत होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मैरिटाइम ट्रेड है इस कदर ये एडवांस हो गई है, जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं उन पे इस कदर मैकेनाइजेशन वगैरह है। तो इन तमाम चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा और एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। हमने अपने रेट्स वगैरह तो जो है वो तो कम कर दिए हैं, बट दैट इज जस्ट द फर्स्ट पॉइंट। तो अपना जो है हमें एक पूरी स्ट्रेटजी बनानी होगी कि जी हम स्पोर्ट की अपग्रेडिंग कैसे करेंगे, उसकी फाइनेंसिंग कैसे करेंगे, और फिर एक पूरा जो है एक स्ट्रेटेजिक प्लान कि चाइना से किस तरह ट्रेड होगी वो आपको बनाना पड़ेगा। तो उस पे जो है तवज्जो देने की जरूरत है पाकिस्तान को फौरी तौर पे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, चाबहार के हवाले से ही बात हो रही है और हमने देखा था कि ईरान ने भारत से हाथ मिलाया था कि चाबहार को एक्टिव करेंगे ट्रेड के हवाले से भी, लेकिन जब मोदी ने इसराइल का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि इसराइल इज़ फादरलैंड, इंडिया इज़ मदरलैंड। तो ये अब ईरान को ये जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी भारत की तरफ देखने की और जो हाथ बढ़ाया गया था भारत की तरफ दोस्ती का, अब वो खसारे में पड़ता दिखाई दे रहा है। और अब्बास अरागची ने भी कहा है कि अब भारत को सोचना होगा। जी बिल्कुल जाहिर है, यानी अब वो इंडिया का तो बिल्कुल ही डिफरेंट कैंप बन गया है ना। जो ये आपको नजर आ रहा है वो इजरायली कैंप, कुछ हद तक यूएई से भी उनके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, यूएई के जो है वो इसराइल से भी बढ़ रहे हैं। तो ये तो तमाम वो ताकतें हैं जो इसराइल वगैरह, यूएसए जो कि ईरान के खिलाफ है जाहिर है। तो ईरान जो है फूंक फूंक के कदम रखेगा कि जी आप इंडिया को ट्रस्ट भी कर सकते हैं या नहीं। और खासतौर पे जबकि इंडिया ने ये अनाउंस भी कर दिया कि जी वो चाबहार को जो है अब एक्सपैंड करने का जो उसका प्रोग्राम था वो अब शेल्फ कर रहे हैं। तो जाहिर है फिर ईरान को भी जो है दूसरे ऑप्शंस देने पड़ेंगे। पाकिस्तान नेबर है, पाकिस्तान और ईरान भी जो है वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगर ईरान पे जो है ये सैंक्शंस खत्म हो जाते हैं तो जो वो पाइपलाइन थी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वो दोबारा जो है रीएक्टिवेट हो सकती है। तो बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो खुल सकती हैं अगर ये एक तो जंग खत्म हो जाए और दूसरे जो है अफगानिस्तान के जो है हालात वो बेहतर हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एहसन साहब आपके वक्त का, ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।